अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद अतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये हिस्सा नस्र का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम उर्दू शायरी के 5 दौर है, जिसको लिखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो आज हम जानेंगे कि उर्दू शायरी के 5 दौर है उसका खुलासा क्या है। हर दौर के बारे में जानेंगे कि किस दौर में कौन से शोरा मशहूर थे, और सियाक व सबाक और तशरी हमें कैसे करना है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आपको कोई इबारत दी जाती है और आपको बोला जाता है कि इसकी तशरी में सियाक व सबाक के करिए, और इसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट अल्फाज होंगे उनके क्या माने हैं उसको जानेंगे आज के इसी वीडियो में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू शायरी के 5 दौर, जिसको लिखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी है ताकि आपको ये किसी भी बुक में नज़र आए तो आप फ़ौरन से पहचान जाएं कि ये कौन है। ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। अब हम बात करते हैं कि इस सबक का खुलासा क्या है। तो चलते हैं पहले दौर में। पहले दौर में उर्दू नज़्म की इब्तिदा हुई। तो उर्दू नज़्म की शुरुआत कब हुई? तो ये उर्दू शायरी के पहले दौर में हुई थी, जिससे शायरी वजूद में आई, जिसका चर्चा घर घर होने लगा, यानी हर तरफ ये फैल गई, हर तरफ इसको जाना जाने लगा। इस ज़माने की शायरी में ज़्यादातर इश्किया मज़ामीन नज़्म किए जाते थे। शरफा और इमरा के यहाँ मुशायरों का इनेकाद होता था, जहाँ हर किस्म के लोग शरीक होते थे। इस दौर के शोरा में वली दकनी का एक ख़ास मुकाम था। वो इस वक्त के पहले साहब दीवान शायर थे। वली के बाद दिल्ली में भी सैकड़ों साहब दीवान शायर हुए। इन शायरों के कलाम में तकल्लुफ़ से हटकर वो कुछ होता था जो वो अपनी आंखों से देखते थे। वो दूर दूर की तशबीहात और इस्तियारात से परहेज़ करते थे, यानी इन चीज़ों से वो बचते थे। जो वो खुद देखते थे, जैसा खुद महसूस करते थे, उन चीज़ों को लिखते थे। इसलिए इन शोरा के कलाम में सादगी, रवानी और बेतकल्लुफ़ी भी नज़र आती थी। मशहूर शोरा, पहले दौर के जो मशहूर शोरा हैं उनमें हैं वली मोहम्मद दकनी, शाह मुबारक आबरू, शेख सरफुद्दीन मजमून और मोहम्मद हसन अहसन वगैरह। ये शोरा जो हैं ये पहले दौर के शोरा हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा दौर, उर्दू शायरी का जो दूसरा दौर है। तो दूसरे दौर में दाखिल होते होते ज़बान में कुदरती हुस्न शामिल होता गया। इस दौर में शायरी में फसाहत और बलागत पैदा होती गई। ये कुदरती हुस्न एक खुददाद सलाहियत है जिससे तसन्नु और बनावट का कोई वास्ता नहीं है। इसी वजह से शायरी में कुदरती अंसर शामिल हो जाता है। इस खूबी का वस्फ ये है कि शायर के दिल में जो कुछ होता है उसको ज्यों का त्यों बयान कर देते हैं। वो ख्याली रंगों में गुम नहीं होते। उनकी ज़बान तोते और बुलबुल की तरह साफ और कुदरती अलहान से भरपूर होती है। इस दौर के मशहूर शोरा में आप लिख सकते हैं शाह हातिम को, शाह तस्लीम को, मोहम्मद इब्न निसार को, खान आरजू और मियाँ हिदायत वगैरह। ये जो शोरा हैं ये दूसरे दौर के मशहूर शोरा हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा दौर। तो उर्दू शायरी का जो तीसरा दौर है, इस दौर की शायरी में फसाहत और बलागत कूट कूट कर भरी है। जो ज़बान किसी ज़माने में अधकचरी थी, इस दौर के शोरा ने उसे कदूरतों और लग़ुयात से पाक साफ किया, और
इसको काफ़ी हद तक सहल और हसीन बना दिया, आसान कर दिया। यही वो दौर है जिसे हम उर्दू शायरी की रूह कह सकते हैं। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि उर्दू शायरी की रूह किस दौर को कहा जाता है, तो आप बताइए कि उर्दू शायरी की जो रूह है वो तीसरे दौर को बताया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। इस दौर के शोरा में सौदा, मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द का ज़बान को निखारने में उनका अहम मुकाम है। कुछ अहले इल्म कहते हैं कि हर 60 साल के बाद ज़बान में कुछ फ़र्क वाज़े होता है। तीसरे दौर के शोरा को फ़न उर्दू की इमारत का मेयार कहा जाता है। बहुत से पुराने अल्फाज को तर्क करके यानी छोड़ करके फ़ारसी की नई तरकीबों को अपनाया, जिनसे उनके कलाम में शीरीनी पैदा होती गई। फिर भी उनके कलाम में बहुत सी बातें ऐसी थी जो अब मतरूक हो गई हैं, जो यानी अब उन चीज़ों को हटा दिया गया है। तो तीसरे दौर के जो मशहूर शोरा हैं उनमें आप लिख सकते हैं मिर्ज़ा जान जाना मजहर, मीर अब्दुल हई ताबा, सौदा, मीर जाहिक, मीर दर्द और मीर तकी मीर वगैरह। ये जो शोरा हैं ये तीसरे दौर के मशहूर शोरा हैं। इसके बाद अब बात करते हैं चौथे दौर की। चौथा दौर जो है उर्दू शायरी का, चौथा दौर सैयद इंशा, मसहफ़ी, मियाँ रंगीन, जुरात और मीर गुलाम हसन का दौर था। ये शोरा शोखी और जिंदा दिली के लिए मशहूर हैं, मगर इनका दायरा फ़िक्र पुरानी शायरी तक ही महदूद है। गो कि इन्होंने उर्दू शायरी को बहुत कुछ दिया, मगर ज़बान की तरक्की के नाम पर कभी भी कदम आगे ना बढ़ाएं। इस दौर में रंगीन, ये रंगीन मियाँ रंगीन इनका पूरा नाम है, मियाँ रंगीन। तो इस दौर में रंगीन के यहाँ कुछ नए ख्यालात देखने को मिलते हैं। इस दौर में बहुत सी ज़बानों को मतरूक करार दिया गया और उनकी जगह नई इस्तिलाहों का इस्तेमाल किया गया। सैयद इंशा और जुरात ने बहुत सी रिवायती बातों को नज़रअंदाज करके अपने कलाम का अंदाज जुदा रखा है। चौथे दौर के मशहूर शोरा में हैं जुरात, मीर गुलाम हसन, सैयद इंशा, मसहफ़ी और मियाँ रंगीन वगैरह। इसके बाद बात करते हैं पाँचवें दौर की। पाँचवा और लास्ट, क्योंकि उर्दू शायरी के 5 दौर बताए हैं। किसने बताया है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बताया है। पाँचवा दौर, इस दौर में 2 तरह के शोरा नज़र आते हैं। एक वो जिन्होंने शायरी की रिवायती अंदाज को अपनाया, दूसरे वो जिन्होंने नई फ़िक्र और जिद्दत ख़यालात से काम लिया और उर्दू शायरी को ऐसा मोड़ दिया जिससे उनका कलाम मकबूल और परअसर होता गया। इन बुज़ुर्गों की नाज़ो ख़याली में कोई शक नहीं। इन्होंने अपने कमाल फ़न से शायराना मोड़ को किस हद तक संवारने की कोशिश की, मगर इस कोशिश के चलते पहले दौर की सादगी और लिताफ़त कम होती गई और शायरी सादगी और कुदरती लिताफ़त के बरअक्स महज फ़नी करतबों का शिकार होकर रह गई। तो इस जो 5वां दौर था इसमें 2 तरह के शोरा होते हैं। पहले तबका के जो शोरा हैं उनमें नाम है शाह नसीर का, नासिख का, खलीक का, आतिश का, मोमिन का और ज़ोक का, गालिब का, अनीस का और दबीर का। ये जो शोरा हैं ये पहले तबका के आते हैं 5वें दौर के। और दूसरे जो तबका के हैं वो इसी 5वें दौर के ही, उनमें नाम आता है, ये किसका नाम है? ये है मुनीर जी। ये पूरा नहीं दिख नहीं रहा था तो ऐसे अब दिख रहा है। मुनीर शिको आबादी, अमीर मीनाई, दाग देहलवी, जलाल और अमीरुल्लाह तस्लीम वगैरह, ये 5वें दौर के ही दूसरे तबका के शोरा हैं। अब हम बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यानी जो पैराग्राफ होता है उसका सियाक व सबाक और तशरीह कैसे करना है। तो ये पहला है, नज़्म उर्दू के ... नहीं हटा सकती। तो इसका सियाक व सबाक आप लिखिए कि ये इक़्तिबास उर्दू शायरी के 5 दौर से लिया गया है। इसके मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस इक़्तिबास में मुसन्निफ़ ने पहले दौर की शायरी पर नज़र डाली है। तो अब इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मौलाना कहते हैं कि नज़्म उर्दू शायरी की पहली सीढ़ी है जिसके बदौलत शायरी वजूद में आई। पहले दौर का कलाम गो की फितरत के करीब था,
मगर उसका चलन आम ना हुआ। वली दक्कनी ऐसे पहले शायर हैं जिन्होंने गज़ल गोई को अपनी शायरी का ज़रिया बनाया। उनका कलाम लोगों के दिलों में घर करने लगा और उनकी शायरी का चर्चा आम हो गया। अमीर और गरीब सब शायरी के दीवाने हो गए थे। उन बुज़ुर्गों की बातें उनके अशआर से मालूम हो सकती हैं, लेकिन उनकी शक्ल व सूरत पेश नज़र नहीं हो सकता। मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिनसे उन बुज़ुर्गों का खाका खींचा जा सके। इस तरह के अल्फाज कहाँ से लाऊं जिनके ज़रिए उनकी हरकत और अदब का मुतानत पर रोशनी डाली जा सके। इसके बाद अगला पैराग्राफ है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था 2015 में। ये पैराग्राफ है कि देखो जलसा ... खुश करे। तो इसका सियाक व सबाक आप लिखिए कि ये इक्तिबास, यहाँ पर ये भी याद रखिए कि आप यहाँ पर ये इबारत भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर ये इबारत लिख दें या यहाँ पर लिख सकते हैं आप, और क्या पैराग्राफ लिख सकते हैं, पैराग्राफ, ये भी सही होगा, या आप नसरी पारा भी लिख सकते हैं। तो ये इक्तिबास उर्दू शायरी के 5 दौर से लिया गया है। इसके मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस इक्तिबास में मुसन्निफ ने पहले दौर की शायरी पर नज़र डाली है। तो ये आप सियाक व सबाक सेम लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर चीज़ें चेंज करनी होगी, क्योंकि अभी हम पहले दौर की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा दौर, तीसरा दौर, चौथा दौर, ये आपके बुक में पूरा है, लेकिन मैं यहाँ करा रही हूँ। आप बुक ना लें तब भी चलेगा, लेकिन ये जो बुक है उसका नाम है अदबी सिपारे। ये भी याद रखिए, क्योंकि इंटर में 2 बुक चलती हैं, एक अदब पारे और एक अदबी सिपारे। तो ये अदबी सिपारे का है। इसके बाद तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि आज़ाद कहते हैं कि मुशायरे का जलसा अमीरों, शरीफों और शायरों से सजा हुआ है। तजुर्बाकार बूढ़े और जवान शोरा महफिल में मौजूद हैं। उनके सरों पर लंबे लंबे साफ़े, मोटी मोटी पगड़ियाँ, जिस्म पर लंबे लंबे जामे हैं। उनमें से कोई साथ में कटारी लिए है तो कोई तलवार लगाए है। बाज़ ऐसे उम्र रसीदा हैं जिनके बुढ़ापे को सफ़ेद दाढ़ी ने अभी अभी रोशन किया है, और अब कैसे रखें कि ज़ेब व ज़ीनत में फ़र्क आता है। मगर कुछ की खुशमिजाजी की ये हालत है कि उनके बुढ़ापे की जिंदादिली से आज के नौजवानों की जवानी भी शर्म से पानी पानी होती है। इन चोचलों से उन्हें कुछ और मतलब नहीं है सिवा इसके खुद पर आप हंसें और दूसरों को हंसा दें। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, इस दौर में ... काम कर रही है। तो इसका सियाक व सबाक लिखिए कि ये नसरी पारा उर्दू शायरी के 5 दौर से लिया गया है। इसके मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस इक्तिबास में मुसन्निफ ने पहले दौर की शायरी पर नज़र डाली है। तो इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि इस दौर में मिर्ज़ा जान जाना, मजहर, सौदा और ख्वाजा मीर दर्द जैसे साहब कमाल शायरों की आमद हुई। इस दौर की शायरी में फसाहत और बलागत कूट कूट कर भरी है। शुरू में उर्दू ज़बान में कच्चापन था। इन हजरात ने इसे गदलेपन से पाक व साफ किया और उस ज़बान को काफ़ी हद तक आसान बना दिया। गर्चा इससे कब्ल के शोरा में बहुत से मुरस्साकार थे, लेकिन ज़बान की फसाहत और बलागत का सेहरा इसी दौर के शोरा के सर जाता है। जब ये बाकमाल लोग तबे आजमाई में आगे तो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के कलाम से भी इस्तिफ़ादा किया, यानी किनारा कर दिया, और फसाहत को अपनाया, जिससे उनके कलाम में हुस्न खुद्दाद नुमाया देखने को मिला। इसके बाद अगला है, और ये पैराग्राफ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था 2019 में, ये इबारत दिया गया था, और उस इबारत को मैं यहाँ पूरा ना लिख कर ... कर रही हूँ, क्योंकि शुरुआत के लफ्ज़ ले रही हूँ और लास्ट के ले रही हूँ। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। जब आपके एग्ज़ाम में दिया जाए पैराग्राफ, तो आप शुरुआत का और लास्ट का लिखिए, फिर उसके बाद उसका सियाक व सबाक और तशरीह करिए। तो इस फजल में ज़बान ... कर देते हैं। तो इसका सियाक व सबाक होगा कि ये पैराग्राफ उर्दू शायरी के 5 दौर से लिया गया है। इसके मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं।
इस पैराग्राफ में मुसन्निफ ने दूसरे दौर की शायरी पर नज़र डाली है। ये दूसरे दौर का है। अब इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि दूसरा दौर ज़बान के कुदरती हुस्न के लिए मौसम बहार है। शायरी में ये दौर फसाहत व बलागत का दौर है। फसाहत व बलागत एक खुददार सलाहियत है जिससे बनावट और दिखावे का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इसलिए शायरी कुदरती हुस्न से लबरेज है। इस दौर के शोरा मोहब्बत की चाशनी में इस कदर बाकमाल और मोहब्बत की चाशनी में डूबे हुए हैं, मगर उनकी इस खूबी का कमाल किसी ज़बान से अदा नहीं होता। उनके दिल में जो कुछ होता है उसको वैसा ही बयान कर देते हैं। इसके बाद अगले पैराग्राफ पर चलते हैं जो आपके एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया था। तो अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में, 2020 में, 2019 में, 2023 में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये इबारत देखते हैं, इस मुशायरे में ... की सैर की। तो इसका सियाक व सबाक लिखिए कि ये इबारत उर्दू शायरी के 5 दौर से लिया गया है। इसके मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस इक़्तिबास में मुसन्निफ ने तीसरे दौर की शायरी पर नज़र डाली है। तो पहला दौर हुआ, दूसरा दौर हुआ और ये तीसरे दौर की बात है। अब इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मौलाना लिखते हैं कि इस मुशायरे में उन बाकमाल शायरों की आमद है जिनके सामने फसाहत, सरंगों और बलागत दोजानों बैठती है। सरंगों और बलागत दोजानों बैठती है, दरवाज़ों नहीं है बल्कि दोजानों है। उर्दू ज़बान इब्तिदा में कच्चे सोने जैसी थी। इन बुज़ुर्गों ने इस ज़बान को बहुत सी खराबियों से पाक किया, ऐसा बना दिया कि जिससे हज़ारों ज़रूरी काम और आराइशों के ज़रूरी सामान, हसीनों के ज़ेवरात, बल्कि सलातीन के ताज व अफसर तैयार होते हैं। अगरचा इनके बाद बहुत से अच्छे शायर आए, मगर इन बुज़ुर्गों के मर्तबे में ज़रा भी कमी ना आई। जब ये बाकमाल चमन कमाल में आए तो उन्होंने भी अपने पेश रोओं से चमन बंदी की सैर की। और ये तीसरा दौर किसको कहा जाता है? उर्दू शायरी की रूह भी कहा जाता है इसी दौर को, तीसरे दौर को। इसके बाद बात करते हैं अगले पैराग्राफ की जो आपके एग्ज़ाम में आया था 2020 में। इसमें पूछा गया था, इतनी बात का अफसोस ... उतारा है। तो इसका सियाक व सबाक करिए और इसमें लिखिए कि ये इबारत उर्दू शायरी के 5 दौर से लिया गया है। इसके मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस इक़्तिबास में मुसन्निफ ने तीसरे दौर की शायरी पर नज़र डाली है। अब इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मुझे इतनी बात का बहुत अफसोस होता है कि इस तरक्की में तबीयत की बुलंद परवाज़ी से उन्होंने ऊपर की तरफ रुख किया। काश वो कदम आगे बढ़ाते ताकि हुस्न व इश्क के महदूद दायरे से बाहर निकल जाते और उन मैदानों में भी दौड़ लगाते, क्योंकि उनकी वसअत की भी कोई इंतहा नहीं है और ना उनके अजायब व लताइफ का कोई शुमार है। ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि खान आरजू की सोहबत के फैज़ ने उन नौजवानों के कमालात को इस तरह परवान चढ़ाया जिस तरह कोई दाया अपने दामन में होनहार बच्चों की परवरिश करती है। मैंने तबका दौम और सोम के अक्सर असातिज़ा के हालात को अजमाली तौर पर हवाशी में दर्ज कर दिया है और बाज़ के नाम और कमाल व कलाम से ये जाम अभी खाली है। हकीकत यही है कि इन सब को उर्दू ज़बान की इस्लाह का हक़ हासिल है, लेकिन मैंने अपने इशारों और बुज़ुर्गों से अक्सर यही सुना कि मिर्ज़ा जान जाना, मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तक़ी मीर और ख्वाजा मीर दर्द यही 4 हस्तियाँ थीं जिन्होंने उर्दू ज़बान को सजाने और संवारने, नेज़ इसका चरबा उतारने में अपने रोज़ व शब गुजारे। इसके बाद अगले पैराग्राफ पर चलते हैं जो आपके एग्ज़ाम में 2023 में पूछा गया था। ये पैराग्राफ है, कहकहों की आवाज़ें ... अच्छा मिलेगा। तो इसका सियाक व सबाक आप लिखिए कि ये इक़्तिबास उर्दू शायरी के
5 दौर से लिया गया है। इसके मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ ने चौथे दौर की शायरी पर नज़र डाली है। ये चौथा दौर है, तो इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि कहकहों की आवाज़ें आती हैं, देखो अहले मुशायरा आ चुके हैं। ये कुछ और हजरात हैं और उनका आना लुत्फ़ से खाली नहीं है। ये ऐसे ज़िंदा दिल और शोख तबे होंगे कि जिनकी शोखी और ज़राफ़त तबे बारे मुतानत से ज़रा ना दबेगी। ये खुद हंसेंगे और दूसरों को हंसाएंगे और इतना हंसाएंगे मुंह थक जाएंगे, लेकिन न तरक्की के कदम आगे बढ़ाएंगे न अगली इमारतों को बुलंदी बख्शेंगे। पुराने ही कोठों पर कूदते फांदते फिरेंगे, एक मकान को दूसरे मकान से सजाएंगे, हर शय को रंग बदल बदल कर दिखाएंगे। इन्हीं फूलों को इत्र में बसाएंगे, कभी हार बनाएंगे, कभी तर्रे सजाएंगे, तो कभी उन्हीं फूलों की गेंदें बना लेंगे और ऐसी गुलबाजी करेंगे कि होली के जलसे गिर्द हो जाएंगे। इन खुश नसीबों को ज़माना भी अच्छा मिल जाएगा। इसके बाद अगले पर चलते हैं। अगला पैराग्राफ है, इस दौर में मियाँ ... दिखाया है। तो इसका सियाक व सबाक करिए और उसमें लिखिए कि ये पैराग्राफ उर्दू शायरी के 5 दौर से लिया गया है। इसके मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस इक्तिबास में मुसन्निफ ने चौथे दौर की शायरी पर नज़र डाली है। इसके बाद तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि इस दौर के शौरा में रंगीन, जिनका पूरा नाम मियाँ रंगीन है, तो इस दौर के शौरा में रंगीन का एक ख़ास मुकाम है। उन्होंने अपने कलाम में इनफरादियत पैदा की और बिखरी हुई ज़बान को समेटने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उनकी शायरी कदीम बुनियादों पर कायम रही। वो फ़कत दोस्तों को हंसने हंसाने तक महदूद रहे। अगर लखनऊ के कैसर बाग और वहाँ के हालात पर रोशनी डालें तो दीवान रंगीन और दीवान इंशा को सामने रख सकते हैं। अगरचा ज़राफ़त और तमस्सुख़र की बुनियाद रंगीन ने डाली थी, मगर इंशा के कलाम में उनसे भी ज़्यादा सलीक़ा था। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, पहले बुज़ुर्ग ... पिया करें। तो इसका सियाक व सबाक लिखिए कि ये इक्तिबास उर्दू शायरी के 5 दौर से लिया गया है। इसके मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस इक्तिबास में मुसन्निफ ने 5वें दौर की शायरी पर नज़र डाली है। तो हम लोग हर दौर की शायरी को देख रहे हैं। ये 5वां और लास्ट का दौर है, क्योंकि उर्दू शायरी के 5 ही दौर बताए हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो अब इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि आज़ाद लिखते हैं कि उर्दू के पिछले दौरों के शौरा करीब करीब हम मज़मून नज़्म कर चुके थे। अब वो नए मज़मून कहाँ से लाते? उनकी तरक्की शेर कैसे हुई? ना उनके पास नए अल्फाज थे, ना नई ज़बान। इसलिए मजबूरन उन्होंने उस्तादी का रंग जमाया और मुआसिरीन में इज़्ज़त पाई। ये आखिरी दौर की मुसीबत सिर्फ़ उर्दू शायरी तक महदूद ना थी, बल्कि इसके साथी ज़बानों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। फ़ारसी और अरबी के पहले दौर के शौरा का मुकाबला आखिरी दौर के शौरा से कीजिए तो मालूम होगा कि आखिरी दौर के शौरा की शायरी बेमज़ा और बदरंग थी। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, आप लोग बारिश का भी मज़ा लीजिए, क्योंकि थोड़ा बचा है उसको भी मुकम्मल करते हैं, क्योंकि हमें और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो बारिश की आवाज़ मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि मेरी भी आवाज़ आप तक पहुँच ही रही होगी। इस बात का एहसास बाद के शौरा को भी था और वो ऐसे अच्छा नहीं समझते थे। बहरहाल उसूल ये है कि जब तक कोई ज़बान अपने इब्तिदाई दौर में रहती है उस वक्त तक उसमें जज़बियत और चाशनी रहती है। बाद में बनावट से उसमें खूबसूरती लाने की कोशिश की जाती है। अगर मैं सादगी के बजाय शायरी सिर्फ़ बनावट और बाजीगरी होकर रह जाती है। अब हम बात करते हैं लफ्ज़ जो डिफ़िकल्ट आए हैं उनके क्या माने हैं। तो एक लफ्ज़ आया है नौरोज़। नौरोज़ के माने होता है साल का पहला दिन।
इसके बाद अगला एक लफ्ज़ है नातका। नातका कहते हैं बोलने की ताकत को। इसके बाद एक और लफ्ज़ है मुतानत। मुतानत कहते हैं संजीदगी या बर्दबारी को। इसके बाद एक और लफ्ज़ है सैफ। सैफ कहते हैं तलवार को। आपने सुना होगा सैफुल्लाह। सैफुल्लाह यानी कि अल्लाह की तलवार। इसके बाद अगला एक लफ्ज़ है सिफत। सिफत कहते हैं कारीगरी को। इसके बाद एक और लफ्ज़ है आइन। आइन कहते हैं कानून को। आइन के मुताबिक यानी कानून के मुताबिक। और इसके बाद एक और लफ्ज़ है हम अस्र। हम अस्र कहते हैं एक ज़माने के लोग, यानी कि मीर तकी मीर और मीर दर्द जो थे ये हम अस्र थे, यानी एक ही ज़माने के ये शोरा हैं। इसके बाद एक और लफ्ज़ है हरारत बरक़ी। हरारत बरक़ी कहते हैं बिजली की गर्मी को। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना उर्दू शायरी के 5 दौर जो हैं उस सबक का खुलासा क्या है, यानी हर दौर के बारे में, हर दौर के जो शोरा थे वो कौन कौन से शोरा हैं जो मशहूर हुए थे अपने अपने दौर में। इसके साथ साथ हम लोगों ने जाना सियाक व सबाक हमें कैसे लिखना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किस दौर की बात की जा रही है, क्योंकि बस यही चेंज करना है और सियाक व सबाक जो है वो पूरा सारा एक ही जैसा ही होगा। अगर आपको ये पता हो कि उर्दू शायरी के 5 दौर जो है इसको मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किस दौर की बात हो रही है, क्योंकि 5 दौर उन्होंने बताए हैं। और हम लोगों ने इसके साथ साथ और क्या जाना, तशरीह करना सीखा। तशरीह कैसे करनी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्ज़ाम में देखेंगे तो ये 15 नंबरों के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सियाक व सबाक जाना, तशरीह जाना और डिफ़िकल्ट लफ्ज़ के क्या माने हैं उनको भी जाना। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।